नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ के एक दिन का वाचन कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने देखा है कि मल्लिका के घर पर अनुस्वार और अनुनासिक जो प्रियंगु मंजरी की व्यवस्था देखने के लिए, क्योंकि उनके घर पे मल्लिका के घर पे प्रियंगु मंजरी आने वाली रहती है जो कालिदास की पत्नी है, तो उसका व्यवस्था देखने के लिए आते हैं और दोनों चूल्हे को ना हटाने पर अपनी सहमति देते हैं। अनुस्वार, मैं समझता हूँ कि हम दोनों सहमत हैं। अनुनासिक चारों ओर दृष्टि दौड़ाता है। अनुनासिक, और तो कुछ शेष नहीं। अनुस्वार भी चारों ओर देखता है। अनुस्वार, मेरे विचार में कुछ भी शेष नहीं। अनुनासिक, नहीं, अभी शेष है। अनुस्वार, क्या? अनुनासिक, यह चौकी यहाँ रास्ते में पड़ी है, यह यहाँ से हटा लेनी चाहिए। अनुस्वार कहता है, मैं इससे सहमत हूँ। अनुनासिक, तो प्रश्नसूचक है। अनुस्वार, तो प्रश्नसूचक है। दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं। अनुनासिक, तो इसे हटा देना चाहिए। अनुस्वार, हाँ, अवश्य हटा देना चाहिए। अनुनासिक, तो अनुस्वार, तो अनुनासिक, हटा दो। अनुस्वार, मैं? अनुनासिक, हाँ। अनुस्वार, तुम नहीं। अनुनासिक, नहीं। अनुस्वार, क्यों? अनुनासिक, क्यों का कोई उत्तर नहीं। मल्लिका ऋतु संहार और मेघदूत आदि के कालिदास प्रणेता कालिदास हैं और आप कह रहे हैं ये पन्ना गलत हो गया। मैं पन्ने का क्रम देखकर वाचन करती हूँ। अनुस्वार, अनुस्वार कहता है, फिर भी अनुनासिक, पहले मैंने तुमसे कहा है। अनुस्वार, किंतु चौकी पहले देखी तुमने है। अनुनासिक, तो अनुस्वार, तो अनुनासिक, हटा दो। अनुस्वार, तुम ही हटा दो। अनुनासिक, तो रहने दो। अनुस्वार, रहने दो। अनुनासिक, अब? अनुनासिक कहता है अब। अनुस्वार कहता है हाँ अब। दोनों का प्रश्न सूचक है। अनुनासिक, एक बार फिर चारों ओर दृष्टि डाल लें। अनुस्वार, हाँ, एक बार फिर चारों ओर दृष्टि डाल लें। मातुल अस्त व्यस्त सा बाहर से आता है। मातुल, अधिकारी वर्ग, आपका कार्य यहाँ पूरा हो गया। अनुनासिक, क्यों? अनुस्वार, अनुस्वार, हाँ, पूरा हो गया। हो गया ना? क्यों अनुनासिक? अनुनासिक, हाँ, हो गया, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। अनुस्वार, हाँ, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। मातुल, तो वह दृष्टि कृपया रहने दीजिए। देवी प्रियंगु मंजरी बाहर पहुंच गई हैं। अनुनासिक, देवी बाहर पहुंच गई हैं, तो चलो अनुस्वार। अनुस्वार, चलो। दोनों साथ साथ बाहर चले जाते हैं। मातुल भी उनके पीछे पीछे चला जाता है और कुछ क्षण बाद प्रियंगु मंजरी को मार्ग दिखलाता हुआ उसके आगे आगे आता है। मातुल, वह सारे प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। मल्लिका अंदर के प्रकोष्ठ से आती है। आओ आओ मल्लिका, मैं देवी को के सामने तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। चाटुकारिता की हंसी हंसता है। इस तरह का। देवी जब से आई है तुम्हारी संबंध में ही पूछ रही हैं। यही है हमारी मल्लिका, इस प्रदेश की राजहंसनी। मल्लिका, देवी के लिए कौन सा आसन नियोजित है? मल्लिका अभिवादन करती है। प्रियंगु मंजरी मुस्कुराकर उसे अभिवादन की स्वीकृति व्यक्त करती है। प्रियंगु, आर्य मातुल, आप जाकर विश्राम कीजिए। मेरे अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। मातुल, परंतु आपके लिए आसन? प्रियंगु, चिंता मत कीजिए, मुझे कोई असुविधा ना होगी। मातुल, असुविधा तो अवश्य होगी। आप असुविधा को असुविधा ना समझे, यह और बात है, और वास्तव में कुलीनता इसी को कहते हैं। बड़े कुल की यही विशेषता होती है कि प्रियंगु, आप जाकर विश्राम कीजिए, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। मातुल, मुझे थकाया है आपने? प्रश्न सूचक है। फिर चाटुकारिता की हंसी हंसता है। आपके कारण मैं थकूंगा? मुझे आप दिन भर पर्वत शिखर से खाई और खाई से पर्वत शिखर पर जाने को कहती रहें, मैं तब भी नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का बना है, लोहे का। आत्मश्लाघा नहीं करता, किंतु हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं, शरीर शक्ति भी बहुत है। मैं पशुओं के पीछे एक दिन में 10-10 योजन घूमा हूँ। याद रखिएगा, 10-10 योजन घूमा हूँ। मैं कहता हूँ संसार में सबसे कठिन काम है तो वह है पशुपाल का। एक पशु मार्ग से भटक जाए। प्रियंगु, देखिए, आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे, उन्हें जाकर एक बार देख लीजिए। मातुल, अब मैं पशुओं को देखता हूँ? गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देखरेख? मैंने तो अपने सब पशु वर्षों पूर्व ही बेच दिए, और सच कहूँ तो उसमें भी मुझे लाभ ही रहा, क्योंकि मल्लिका की दृष्टि प्रियंगु से मिलती है। प्रियंगु बढ़कर उसके हाथ पकड़ लेती है। प्रियंगु, तुम सचमुच वैसी ही हो जैसी मैंने कल्पना की थी। मल्लिका उसकी निकटता से कुछ अव्यवस्थित हो जाती है।
मातुल, क्योंकि अच्छा तो मुझे अनुमति दीजिए। घर में कई कुछ बिखरा पड़ा है, कई बातों की व्यवस्था करना शेष है, तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। मल्लिका, देवी के बैठने की व्यवस्था कर दो। नहीं, ये तो खड़ी ही रहेंगी। अच्छा, तो मैं चल रहा हूँ, और कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। प्रियंगु, आप चले, यहाँ के लिए कोई चिंता न करने की आवश्यकता नहीं। मातुल, अच्छा अच्छा, चल देता है। मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? चिंता करने के लिए यहाँ मल्लिका है, अंबिका है, फिर भी कोई बात हो तो कहला दीजिएगा। और चला जाता है। प्रियंगु मंजरी क्षण भर मल्लिका को देखती रहती है, फिर उसकी डोरी को हाथ से छूती है। प्रियंगु, सचमुच बहुत सुंदर हो। जानती हो, अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही। मल्लिका, बैठ जाइए। प्रियंगु, नहीं, मैं बैठना नहीं चाहती। मैं तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार तुम्हारी और इस घर की चर्चा की है। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे, उन दिनों प्रायः यहाँ का स्मरण किया करते थे। उसकी दृष्टि चारों ओर घूमकर फिर मल्लिका के मुख पर स्थिर हो जाती है। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से हम अधिक सुविधापूर्वक कश्मीर की राजधानी में पहुंच सकते थे। मल्लिका, मैं समझ नहीं पा रही कि किस रूप में मुझे आप का आतिथ्य करना चाहिए। आप आसन ग्रहण कर ले तो मैं आपके लिए। प्रियंगु, मेरा आतिथ्य करने की बात मत सोचो। मैं तुम्हारे पास अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव संभव था ये यहाँ ना भी आते, परंतु मैं इन्हें विशेष आग्रह के साथ लाई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। और इसके अतिरिक्त, कंठ से हल्का सा विदग्धतापूर्ण स्वर निकल पड़ता है, इसके अतिरिक्त एक और कारण भी था। चाहती थी कि संभव हो तो इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाऊं। मल्लिका जो है भौचक्की सी देखती रहती है। मल्लिका, इस प्रदेश का वातावरण? प्रियंगु मंजरी मुस्कुराकर उसे देखती है, फिर टहलती हुई झरोखे के निकट चली जाती है। प्रियंगु, यहाँ से बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती है। कितनी निर्व्याज सुंदरता है। मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा होती है। मल्लिका, दो एक पग उस ओर को बढ़ती है। मल्लिका, यह हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिनों के लिए इस प्रदेश में रह जाएं। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, फिर भी। प्रियंगु मंजरी पुनः विदग्धतापूर्ण दृष्टि से उसे देखती है। प्रियंगु, इस सौंदर्य के सम्मुख जीवन की सब सुविधाएं है ही है। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। आपको ये कथन याद रखना है कि प्रियंगु मंजरी का है। पर्याप्त नहीं है, झरोखे के पास से हटाती है, परंतु इसका इतना अवकाश कहाँ है। कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहाँ से दूर रहना कई कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है, और हम पर तो और भी बड़ा माफ़ी चाहती हूँ, उत्तरदायित्व है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति इस समय बहुत संकटपूर्ण है। यूँ वहाँ के सौंदर्य की ही इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसे देखने का अवकाश कहाँ रहेगा। बाहें पीछे हटाकर आसन पर बैठ जाती है। इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है कि सौंदर्य का यह सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक स्वप्न है। बैठ जाओ। आसन पर अपने निकट बैठने के लिए संकेत करती है। मल्लिका नीचे बैठने लगती है। प्रियंगु संकेत से उसे रोक देती है। यहाँ पास बैठो। मल्लिका, मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ। कोने से मोढ़ा उठाकर आसन के निकट रख लेती है और उस पर रखे भोजपत्र इत्यादि अपनी गोदी में लेकर बैठ जाती है। इसलिए मैं यहाँ से कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ। कुछ हरिण शावक जाएंगे, जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ के औषधियाँ उद्यान के क्रीड़ा शैल पर और आसपास के प्रदेश में लगवा दी जाएंगी। हम यहाँ के कुछ घरों का भी वहाँ निर्माण करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ जाएगा। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को वहाँ ले जाकर हम शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ इससे अंतर पड़ेगा। फिर टहलती हुई प्रकोष्ठ के दूसरे भाग में चली जाती है। देख रही हूँ तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है। इसका परिसंस्कार आवश्यक है। तुम चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश दे जाऊंगी। उज्जैनी के 2 कुशल स्थपति हमारे साथ आए हैं। क्यों? मल्लिका उठकर उसकी ओर आती है। मल्लिका, आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें ऐसे घर में रहने का ही अभ्यास है, इसलिए हमें असुविधा नहीं होती। प्रियंगु, फिर भी मैं चाहूँगी कि इस घर का परिष्कार हो जाए। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ ही संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन का निर्माण का आदेश दिया है। मैंने स्थपतियों को से कहा है कि वे उज्जैनी के लक्षण शिलाएं लाकर उस कार्य को आरंभ करें। मुझे खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ न रह सकूंगी। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मल्लिका विमूढ़ भाव से उसकी ओर देखती है। मल्लिका, मैं?
प्रियंगु मंजरी निकट आकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। प्रियंगु, हाँ, इसमें बाधा क्या है? तो यहाँ तुम किसी ऐसे सूत्र से तो बंधी नहीं हो कि। मल्लिका, मेरी माँ यहाँ है। प्रियंगु, यह कोई बाधा नहीं है, तुम्हारी माँ के भी साथ जाने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे स्थपति इस घर का परिसंस्कार करते रहेंगे, तुम वहाँ मेरे साथ मेरी संगनी के रूप में रहोगी। मल्लिका के मुख पर आहत अभिमान की रेखाएं व्यक्त होती है, परंतु वह अपने भाव को दबाए रहती है। मल्लिका, क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने को ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। प्रियंगु मंजरी कहती है, परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक के अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पूर्व राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। ओठों पर फिर विदग्धतापूर्ण मुस्कान व्यक्त होती है। मैंने उन्हें औपचारिक प्रक्रिया के लिए ही नहीं भेजा था। तुमने उन दोनों को देखा है? मल्लिका उसके शब्दों का अर्थ समझने का प्रयत्न करती हुई अनिश्चित सी उसकी ओर देखती रहती है। प्रियंगु, लगता है ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। मल्लिका की आंखें झुक जाती है। किसकी रचनाएं हैं ये? मल्लिका, कालिदास की। प्रियंगु की भ्रिकुटियां कुछ संकुचित हो जाती हैं। प्रियंगु, अब वे मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ भी उनकी रचनाएं उपलब्ध हैं। मल्लिका, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की हैं। प्रियंगु मंजरी के होठों पर हल्की सी व्यंग्यात्मक स्मित की रेखा प्रकट होती है। प्रियंगु, मैं समझ सकती हूँ, मैं उनसे जान चुकी हूँ कि तुम शैशव में उनकी संगिनी रही हो। उनकी रचनाओं से तुम्हारा मोह स्वाभाविक है, जैसे कुछ सोचती सी छत की ओर देखने लगती है। वे भी जब तब यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं, इसलिए राजनीतिक कार्यों से कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। सहसा उसकी आंखें मल्लिका के मुख पर स्थिर हो जाती है। ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं है। यहाँ से कथन आपका महत्वपूर्ण आ रहा है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण भी स्खलित हो जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण पर पहुंच चुके हैं। मेरा समय इसी आयास में व्यतीत होता है कि उनका बढ़ा हुआ चरण पीछे ना हट जाए। बहुत परिश्रम साध्य जीवन है यह। मुस्कुराने का प्रयत्न करती है। तुम ऐसा नहीं समझती? प्रश्न करती है प्रियंगु मल्लिका से कि तुम ऐसा नहीं समझती? मल्लिका, मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। प्रियंगु निश्वास छोड़ती है। प्रियंगु कहती है, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में ही रही हो। सहसा उठकर खड़ी हो जाती है। मल्लिका भी उठने लगती है, परंतु वह उसे कंधे पर से पकड़कर बैठा देती है। बैठी रहो। दोनों हाथों की उंगलियां उलझाए हुए निचले ओठ को थोड़ा चबाती हुई टहलने लगती है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ का कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ। यह इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव ना हो। कई बार बहुत क्षति होती है। वे व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं, जिसमें समय भी जाता है और शक्ति भी। उनके समय का बहुत मूल्य है। मैं चाहती हूँ कि उनका समय नष्ट ना हुआ करे। मल्लिका के सामने रुक जाती है। इसलिए मैं यहाँ से कई कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ। कुछ हरिन शावक जाएंगे। ये भी मैं पहले ही पढ़ चुकी। खैर, मैं फिर 70 माफ़ी चाहती हूँ, मैंने पृष्ठ संख्या का ध्यान नहीं रखा और मैं वाचन करती। ये 69 के बाद ये 70 पृष्ठ संख्या 70 का फिर से वाचन है। इसलिए मैं यहाँ से कई कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ। कुछ हरिन शावक जाएंगे जिसका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की औषधियाँ उद्यान की क्रीड़ा कौशल पर तथा आसपास के प्रदेश में लगवा दी जाएंगी। हम यहाँ इसके से कुछ घरों का भी वहाँ निर्माण करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ जाएगा। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को भी वहाँ ले जाकर हम शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ उससे अंतर पड़ेगा। फिर टहलती हुई प्रकोष्ठ के दूसरे भाग में चली जाती है। देख रही हूँ कि तुम्हारा घर भी बहुत जर्जर स्थिति में है। इसका परिसंस्कार आवश्यक है। तुम चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश दे जाऊंगी। उज्जैनी के 2 कुशल स्थपति हमारे साथ आए हैं। क्यों? मल्लिका उठकर उसकी ओर आती है। मल्लिका, आप बहुत उदार है, परंतु हमें ऐसे घर में रहने का ही अभ्यास है, इसलिए हमें असुविधा नहीं होती। प्रियंगु, फिर भी मैं चाहूँगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन का निर्माण का आदेश दिया है। मैंने स्थपतियों से कहा है कि वे उज्जैनी के लक्षण शिलाएं लाकर इस कार्य को आरंभ करें। मुझे खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ ना रह सकूंगी। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मल्लिका विमूढ़ भाव से उसकी ओर देखती है। मल्लिका, मैं?
प्रियंगु निकट आकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। प्रियंगु, हाँ, इसमें बाधा क्या है? यहाँ तुम किसी ऐसे सूत्र से तो बंधी नहीं हो कि। मल्लिका, मेरी माँ यहाँ है। प्रियंगु, यह कोई बाधा नहीं है, तुम्हारी माँ के भी साथ जाने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे स्थपति इस घर का परिसंस्कार करते रहेंगे, तुम वहाँ मेरे साथ मेरी संगिनी के रूप में रहोगी। मल्लिका के मुख पर आहत अभिमान की रेखाएं व्यक्त होती है, परंतु वह अपने भाव को दबाए रहती है। मल्लिका कहती है, क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने को ऐसे गौरव का अधिकारिणी नहीं समझती। प्रियंगु, परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पूर्व राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। यहाँ आपको ये पृष्ठ संख्या याद रखना है कि अनुस्वार और अनुनासिक का जो पहले वचन हो चुका है वो वहाँ नहीं है, वो आगे है। और प्रियंगु जो है वो मल्लिका का विवाह उन्हीं में से किसी एक को से करवा देना चाहती है, परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक के अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पूर्व राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। होठों पर भी विदग्धतापूर्ण मुस्कान व्यक्त होती है। मैंने उन्हें औपचारिक प्रक्रिया के लिए ही नहीं भेजा था। तुमने उन दोनों को देखा है? मल्लिका उसके शब्दों का अर्थ समझने का प्रयत्न करती हुई अनिश्चित सी उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका कहती है, हाँ, देखा है प्रियंगु। तुम उनमें से जिस किसी को अपने योग्य समझो उसी के साथ तुम्हारे परिणयन यानी शादी का प्रबंध किया जा सकता है। दोनों बहुत योग्य अधिकारी हैं। मल्लिका, देवी भोजपत्र को वक्ष से सटाए हुए कुछ पग आसन की ओर हट जाती है। प्रियंगु मंजरी उसे तीक्ष्ण दृष्टि से देखती है, फिर धीरे धीरे उसके निकट चली जाती है। प्रियंगु, संभवतः तुम उन दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती, परंतु राज्य में ये 2 ही नहीं और अनेकानेक अधिकारी हैं। तुम मेरे साथ चलो, तुम जिस किसी से चाहोगी। मल्लिका सहसा आसन पर बैठ जाती है और रुंधे हुए आवेश के कारण अपना ओठ काट लेती है। मल्लिका, इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। गला रुंध जाने से शब्द स्पष्ट ध्वनित नहीं होते। अंदर का द्वार खुलता है और अंबिका रोग और आवेश के कारण शिथिल और कांपती सी एक पग बाहर आकर जैसे अपने को सहेजने के लिए रुकती है। प्रियंगु बढ़कर मल्लिका के निकट चली जाती है। प्रियंगु, क्यों? तुम्हारे मन में यह कल्पना नहीं है कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? अंबिका धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगती है। अंबिका, नहीं, इसके मन में यह कल्पना नहीं है। प्रियंगु सहसा घूमकर उसकी ओर देखती है। मल्लिका ससाध्वस उठ खड़ी हो जाती है। मल्लिका, माँ। अंबिका, इसके मन में यह कल्पना नहीं है क्योंकि यह भावना के स्तर पर जीती है। इसके लिए जीवन में सांस फूल जाने से शब्द गले में ही अटक जाते हैं। मल्लिका हाथ के पृष्ठ आसन पर छोड़ देती है और उसके निकट आकर उसे पीठ से सहारा देती है। मल्लिका, तुम उठ क्यों आई माँ? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। चलो चलकर लेट जाओ। उसे अंदर की ओर ले जाना चाहती है, परंतु अंबिका उसका हाथ हटा देती है। अंबिका, मैं किसी अभ्यागत से बात भी नहीं कर सकती। दिन मास वर्ष मुझे घुटते हुए बीत जाते हैं। मेरे लिए वह घर अब घर नहीं है, एक काल गह्वर है जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूँ, और तुम चाहती हो किसी से बात भी ना करूँ। ये देखिए, ये अगर कथन पढ़ रहे हैं तो कहीं ये लग रहा है कि वह घर अब घर नहीं है, एक काल गह्वर है। ऐसा लग रहा है ना कि मोहन राकेश का जो नाटक है हमारा एक और आधे अधूरे, उसका कथन है। देखिए कि मैं फिर से करती हूँ। अंबिका कहती है, मैं किसी अभ्यागत से बात भी नहीं कर सकती। दिन मास वर्ष मुझे घुटते हुए बीत जाते हैं। मेरे लिए वह घर अब घर नहीं, एक काल गह्वर है जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूँ, और तुम चाहती हो मैं किसी से बात भी ना करूँ। चलने की चेष्टा में गिरने को हो जाती है। मल्लिका उसे संभाल लेती है। मल्लिका, परंतु माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो। अंबिका, तुम्हारी अपेक्षा मैं फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। प्रियंगु के निकट जाकर उसे निरीक्षणात्मक दृष्टि से देखती है। यह घर सदा से इस अवस्था में नहीं है राजवधु। जब मेरे हाथ चलते थे मैं प्रतिदिन इसे लीपती बुहारती थी। यहाँ की हर वस्तु इस प्रकार गिरी टूटी नहीं थी, परंतु आज तो हम दोनों माँ बेटी यहाँ भी टूटी सी पड़ी रहती हैं। यह इसलिए कि फिर सांस फूल जाने से आगे नहीं बोल पाती है। प्रियंगु मंजरी पुनः प्रकोष्ठ पर दृष्टि डालने के ब्याज से उसकी निकटता से हट जाती है। प्रियंगु, मैं देख रही हूँ इस घर की अवस्था अच्छी नहीं है। मल्लिका मेरे साथ चल सकती तो समस्या वैसे ही सुलभ हो जाती, परंतु अब अपना ओठ काटती हुई क्षण भर जैसे सोचने के लिए रुकती है। अब भी जो कुछ संभव है मैं अवश्य कर जाऊंगी। मैं स्थपतियों को आदेश दूंगी कि वे इस घर को गिराकर इसके स्थान पर। मल्लिका सहसा चिहुक जाती है। मल्लिका, ऐसा मत कीजिए, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। प्रियंगु मंजरी फिर तीक्ष्ण दृष्टि से उसे देखती है। प्रियंगु, मैं तुम्हारी सुविधा के लिए ही कह रही थी। तुम्हें इसमें असुविधा हो तो ठीक है।
मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी, फिर भी चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ न कुछ अवश्य कर सकूं, और इस समय और नहीं रुक सकती। कल की यात्रा के पूर्व कई और आवश्यक कार्य संपन्न करने हैं। यह तो इस समय भी अवकाश नहीं था, फिर भी मैंने आना आवश्यक समझा। वे पर्वत शिखर की ओर घूमने चले गए थे, मैं उस बीच इधर चली आई। अच्छा। मल्लिका के हाथों की उंगलियां उलझ जाती है और आंखें झुक जाती है। अंबिका उसी आवेश में दो एक पग प्रियंगु की ओर बढ़ती है। अंबिका, परंतु राजवधू, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी, तुम्हें बताना चाहती थी कि हम लोग। खांसने लगती है और शब्द खांसी में डूब जाते हैं। प्रियंगु मंजरी द्वार के पास से मुड़ती है। प्रियंगु, मैं आपके कष्ट को समझ रही हूँ, जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूंगी। इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए गंभीर गरिमापूर्ण स्मित के साथ मल्लिका की ओर देखकर धीरे धीरे चली जाती है। अंबिका आवेश से निशक्त सी उसकी ओर देखती रहती है, फिर वह गिरती सी आसन पर बैठ जाती है और वहां से कुछ पन्ने उठाकर मल्लिका की ओर बढ़ा देती है। अंबिका, लो मेघदूत की पंक्तियां पढ़ो। इन्हीं में ना कहती थी कि इसके अंदर की कोमलता साकार होती है। आज उस कोमलता की ओर का और भी साकार रूप देख लिया है। मल्लिका ठगी सी उसकी ओर देखती रहती है फिर लोग यहाँ कोई पत्थर शेष न रहने दे और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार न रहे। फिर एक पन्ना गायब है जी। यहाँ क्या है? मल्लिका ठगी सी उसकी ओर देखती रहती है। स्पष्ट है वे यहाँ की हर वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं और उस वैचित्र को यहाँ से जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तो मैं, यह घर, ये पर्वत, सब उनके लिए विचित्रता के उदाहरण है। मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, जो यहाँ वैचित्र नहीं वहाँ भी वैचित्र देख लेती है। एक कलाकार को मैंने यहाँ की धूप में अपनी ही छाया की अनुकृति बनाते देखा है। अंबिका, यहाँ की धूप में अपनी ही छाया अवश्य और सी लगती होंगी। वह कौन सी राक्षसी थी जो जिस किसी जीव की छाया को पकड़ लेती थी? बोलते बोलते फिर हाँफने लगती है। मैं चाहती हूँ मैं भी वही राक्षसी होती, और आज मैं भी खांसी उठ आने से शब्द डूब जाते हैं। मल्लिका पास जाकर उसे कंधों से पकड़ लेती है। मल्लिका, तुमसे मैंने कहा है माँ, तुम विश्राम कर लो, बातें मत करो। आर्य विलोम, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इन्हें इस समय विश्राम करने दीजिए। यहाँ विलोम का कथन आ गया है। ये 79। मैं माफ़ी चाहती हूँ, पीडीएफ का पृष्ठ संख्या इधर उधर हो गया है। हाँ, ये है 76 पन्ना। यहाँ देखिए, अंबिका कहती है, लो मेघदूत की पंक्तियां पढ़ लो। इन्हीं में ना कहती थी कि उसके अंदर की कोमलता साकार हो उठी है। आज उस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया है। यहाँ से फिर 76 पन्ने पे जाते हैं हम लोग। 76 पन्ना है। आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है, क्या क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? यहाँ अंबिका को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि अगर प्रियंगु मंजरी उनके लिए लेके आई है तो उसे लगता है कि ये कालिदास द्वारा ही भेजी गई है। क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य चाहिए? मल्लिका, राजकन्या की अपने जीवन दृष्टि है माँ, उसके लिए और कोई क्यों कर उत्तरदायी है? अंबिका, किंतु उसके यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है? निसंदेह वह उस किसी की इच्छा के बिना यहाँ नहीं आई। राज्य के स्थापित इस घर के भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। आज वह प्रभु है, उसके पास संपदा है। उस प्रभुता और संपदा का परिचय देने के लिए इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता था? मल्लिका, परंतु माँ। अंबिका, माँ कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। माँ भावना की गहराई तक नहीं जाती। माँ फिर खांसी उठाने से आगे बोल नहीं पाती। विलोम बाहर से आता है। विलोम, इस प्रकार क्षुब्ध क्यों हो अंबिका? आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। अर्थपूर्ण दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका आंखें बचाकर दूसरी ओर हट जाती है। राजकीय पगधूलि घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है? अंबिका, यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे क्षुद्र जीवन में कहाँ समा सकता है? सहसा उठ खड़ी हो जाती है। चलो, मैं स्वयं चलकर ग्राम भर के
ग्राम भर से इस सौभाग्य की घोषणा करूंगी। हमारे वर्षों के अभाव और दुख कितना बड़ा फल लाए हैं कि राज्य के स्थपति हमारे घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। विलोम, बैठ जाओ अंबिका, आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। टहलता हुआ झरोखे के निकट चला जाता है। ग्राम के लोग आज व्यस्त हैं। उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए कई तरह की सामग्री जुटानी है। अतिथि यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाने चाहते हैं। यहाँ के पत्थर अब बहुत मूल्यवान समझे जाते हैं। फिर साफ भी प्राय दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका, यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्य विलोम। यह और बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य समझा ना हो। अंबिका आवेश में कई पग उसके निकट चली जाती है। अंबिका, तो जाकर तुम भी क्यों नहीं बटोर लेती? संभव है फिर लोग यहाँ कोई पत्थर शेष न रहने दें और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार न रहे। मल्लिका, बैठ जाओ माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उसे बांह से पकड़कर आसन पर बैठा देती है। विलोम, ग्राम में चारों ओर बहुत उत्साह है। यह दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे। वे अतिथियों के लिए भोज्य और पेय सामग्री जुटाने में व्यस्त है। उस भोज्य सामग्री में संभवतः कुछ हरिण शावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर उपलब्ध किए जा रहे हैं। मल्लिका, यह सत्य नहीं है। विलोम, सत्य नहीं है, परंतु इंद्रवर्मा और विष्णुदत्त को स्वयं राजकन्या ने आदेश दिया कि मल्लिका, उस आदेश का अर्थ भी हो सकता है। विलोम, और अर्थ क्या? और है क्या राजकन्या हरिण शावकों से खेला करेंगी या उज्जैनी के कलाकार उनकी अनुकृतियां बनाएंगे? यह भी एक हृदयग्राही विषय है कि राज परिवार के साथ आए हुए राजधानी के कलाकार आज यहाँ हर वस्तु की अनुकृतियां बनाते घूम रहे हैं। यहाँ का कोई पेड़, कोई पत्ता, कोई तिनका शेष न होगा जिसकी अनुकृति बनाकर ना ले जाएंगे। मल्लिका, इसका भी कुछ अपना अर्थ हो सकता है। विलोम झरोखे के पास से हटकर उसकी ओर आता है। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि इसका अर्थ नहीं है? अर्थ बहुत स्पष्ट है। वे यहाँ की हर वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं और उस वैचित्र को यहाँ से जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तो मैं, यह घर, ये पर्वत, सब उनके लिए विचित्रता के उदाहरण हैं। मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ जो जहाँ वैचित्र नहीं है वहाँ भी वैचित्र देख लेती है। एक कलाकार को मैंने यहाँ की धूप में अपनी ही छाया की अनुकृति बनाते देखा है। ये देखिए क्या कर रहे हैं कि कलाकार क्या कर रहा था, अपनी ही छाया की अनुकृति बना रहा था। अंबिका, यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छायाएं अवश्य और सी लगती होंगी। वह कौन सी राक्षसी थी जो किसी जीव की छाया को पकड़ लेती थी? बोलते बोलते फिर हाँफने लगती है। मैं चाहती हूँ मैं भी वह राक्षसी होती और आज मैं भी खांसी उठ आने के से शब्द डूब जाते हैं। मल्लिका पास जाकर उसे कंधों से पकड़ लेती है। मल्लिका, तुमसे मैंने कहा है माँ, तुम विश्राम कर लो, बातें मत करो। आर्य विलोम, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इन्हें इस समय विश्राम करने दीजिए। विलोम, हाँ, अंबिका को अंदर ले जाओ। यहाँ पर ग्राम के उत्सव कोलाहल अंबिका के मन को अशांत करेगा। मैं तो उत्सव की सूचना मात्र देने के लिए आया था। आश्चर्य है कि कालिदास ने स्वयं यहाँ आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते हैं वे लोग चले भी जाएंगे। अंबिका, उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वह जानता है कि अंबिका अभी जीवित है। विलोम, परंतु मैं समझता हूँ कि वह एक बार अवश्य आएगा। अवश्य उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध सूत्र को ऐसे नहीं तोड़ता। फिर टहलता हुआ झरोखे से के निकट चला जाता है और विशेष रूप से वह जिसे एक कवि का भावुक हृदय प्राप्त हो। तुम क्या सोचती हो मल्लिका, उसे एक बार आना नहीं चाहिए? मल्लिका, मैंने आपसे अनुरोध किया है आर्य विलोम कि इस समय माँ को विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से माँ का मन अस्थिर होता है। विलोम, मेरी बातों से अंबिका का मन अस्थिर होता है? मैं समझता हूँ कि वे कारण दूसरे हैं। अंबिका जानती है। विलोम जो है मल्लिका की बातों का उत्तर देते हुए कह रहा है, मेरी बातों से अंबिका का मन अस्थिर होता है। मैं समझता हूँ कि वे कारण दूसरे हैं। अंबिका जानती है कि उनका मन किन कारणों से अस्थिर होता है। झरोखे से बाहर देखने लगता है। मैं भी उन कारणों को समझता हूँ, इसलिए बहुत सी बातें जो अंबिका के मन में दबी रहती है मैं मुखर होकर कह देता हूँ। मुड़कर मल्लिका की ओर देखता है। तुम्हें मेरी उपस्थिति अखर रही है, यह मैं जानता हूँ। यह नई बात नहीं है, परंतु मैं कुछ ही देर और यहाँ रुकना चाहता हूँ। फिर बाहर देखने लगता है। पर्वत शिखर की ओर से अश्वारोही को आते देख रहा हूँ। संभव है वह इस बार कुछ क्षणों के लिए यहाँ रुकना चाहे। उस स्थिति में मैं भी उसके कुशल क्षेम पूछ लूँगा। मेरी उससे बहुत पुरानी मित्रता है। मल्लिका जैसे अनात्मवश सी हो जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम, उस स्थिति में आपका यहाँ होना किसी भी दृष्टि से हित करना होगा। आप उनसे मिलना चाहे तो उसके लिए यही एक स्थान नहीं है?
विलोम उसी प्रकार बाहर देखता रहता है। विलोम परंतु यह स्थान ही क्या बुरा है? उसके जाने से पूर्व भी हम इसी स्थान पर मिले थे। वर्षों के अनंतर उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होगा। मल्लिका सहसा विलोम के निकट चली जाती है और उसे बाँह से पकड़कर झरोखे से हटाना चाहती है। मल्लिका, मैं अनुरोध करती हूँ कि आप इस समय यहाँ ठहरने का हठ ना करें। उसे बाँह से खींचना चाहती है पर विलोम अपने स्थान से नहीं हिलता। दूर से घोड़े की टापों का शब्द सुनाई देने लगता है। मैं कह रही हूँ कि आप चले जाइए, यह मेरा घर है। मैं नहीं चाहती कि आप इस समय मेरे घर में हों। विलोम अपने स्थान से नहीं हटता। टापू का शब्द निकट आता है। मल्लिका उसके पास से हटकर अंबिका के पास आ जाती है और उसके कंधों को पकड़ लेती है। विलोम ऐसा कंधे झटकता है। तब तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, तुम्हारे स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। जहाँ तक संभव हो घृत और मधु का सेवन करो। मैंने अभी अभी नया मधु निकाला है, चाहो तो मैं तुम्हारे लिए। मल्लिका का स्वर तीखा हो जाता है। मल्लिका, हमें मधु की आवश्यकता नहीं है, हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। विलोम ऐसा? अच्छा अंबिका क्षण भर कुछ सोचता सा खड़ा रहता है, फिर कंधे हिलाकर चल देता है। द्वार के पास से फिर मुड़ पड़ता है। कभी मधु की आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच नहीं करना। होठ सिकोड़कर दोनों को देखता है, फिर चला जाता है। मल्लिका क्षण भर सिर झुकाए भार से भार से दबी सी खड़ी रहती है, फिर अपने को झटक कर अंदर की ओर चल देती है। अंबिका का मुख मुद्रा आवेश से हताशा और हताशा से आर्द्रता में बदलता है। उसकी दृष्टि मल्लिका पर स्थिर रहती है। अंबिका, मल्लिका। मल्लिका व्यर्थपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखती है। मल्लिका, माँ। अंबिका उठकर धीरे धीरे उसके निकट चली जाती है और उसे बाहों में भर लेती है। मल्लिका उसके वक्ष में मुंह छुपा लेती है। उसका सारा शरीर उद्वेग से कांपता है, परंतु कट से रुलाई के शब्द सुनाई नहीं देता। अंबिका की आंखें मुंद जाती हैं और वह उसे कांपते हुए शरीर पर हाथ फेरती रहती है। फिर वह अपने होठों और गालों से उसके सिर को दुलारने लगती है। अंबिका, अब भी रोती हो? उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने... मल्लिका, उसके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो, सिसकती रहती है। माँ, इनसे... ये फिर पृष्ठ संख्या मिस्टेक हो गया। जी, यहीं पे हमारा अंक ख़त्म होता है कि अंबिका मल्लिका अंबिका से कहती है कि उसके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो। यहाँ पे अंक 2 का वाचन हमारा पूर्ण होता है। आज आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। PDF का पृष्ठ इधर उधर हो जाने के कारण बहुत असुविधा हुई। अंक 3 का वाचन हम अगले कक्षा में करेंगे, तो अंक 3 का वाचन सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद आपका।